दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी वीडियोस बनाता हूं, तो कर लो। और अगर आप घंटी दबा दोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो फौरन ही आपको पता चल जाएगा, फौरन ही आप देख लीजिएगा। दबा दो। इसी फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई थी परम सुंदरी, जिसका हीरो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, हीरोइन है महापनौती जानवी कपूर। फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे को बिजनेस किया था 25 सीआर का। और ये 25 सीआर का बिजनेस इसलिए हुआ क्योंकि फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म को काफी हाइप मिल चुकी थी। लेकिन एक कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। तो जो लोग इस फिल्म को देखने गए हाइप की वजह से, वो बेचारे बहुत ही मायूस हो गए, क्योंकि फिल्म बहुत ही वाहियात है, घटिया है, पकाऊ है। तो ऐसी फिल्म को कितनी भी हाइप मिल जाए, वो मंडे को सरवाइव कर नहीं सकती। और यही हुआ कि इस फिल्म ने मंडे को सरवाइव नहीं किया। मंडे को इस फिल्म का बिजनेस हुआ सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि इस फिल्म के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं बिजनेस करने के लिए। फ्राइडे को इस फिल्म को सब जगह से उतार दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक तो बहुत बड़ी इंग्लिश फिल्म रिलीज हो रही है इस हफ्ते, और 2-3 बड़ी हिंदी फिल्में रिलीज हो रही है। बागी 4 रिलीज हो रही है, बंगाल फाइल्स रिलीज हो रही है, 2-3 फिल्में और भी रिलीज हो रही है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, साउथ में भी काफी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस फिल्म को फ्राइडे को किसी भी थिएटर में नहीं लगाया जा सकता। मींस इस फिल्म का मैक्सिमम लाइफ टाइम बिजनेस होगा 40 सीआर, और जो इस फिल्म का निर्माता है उसका जो शेयर है वो बनेगा तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए। आप ये कहेंगे कि भाई 40 करोड़ में से निर्माता को सिर्फ 12-13 करोड़ रुपए ही क्यों मिलेगा? उसकी वजह यह है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को प्रोड्यूसर 50% डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि पर टिकट जो भी पैसा प्रोड्यूसर का बनता है वो उसने छोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक टिकट 100 रुपए में खरीदते हैं तो उसमें से आधा जाता है थिएटर ओनर को, आधा जाता है प्रोड्यूसर को। तो यानी कि निर्माता का शेयर सिर्फ उस बिजनेस में बनेगा जो मंडे तक हो चुका है, जो तकरीबन 27.5 करोड़ रुपए है। जो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को बिजनेस होगा वो पैसा सिर्फ थिएटर ओनर्स को जाएगा, प्रोड्यूसर का उसमें कोई भी शेयर नहीं बनता। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 40 सीआर। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म डिसास्टर हो गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये 11वीं फिल्म है लाइन से डिसास्टर होने वाली। मैं हैरान हूं, परेशान हूं ये जानकर के बॉलीवुड वाले अभी भी सिद्धार्थ को फिल्म दे रहे हैं, इतनी फिल्में साथ में फ्लॉप होने के बावजूद भी। और जानवी ने तो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसको शायद कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। जानवी कपूर ने आज तक जितनी फिल्में भी की है, जितनी भी की है, उनमें से कोई भी नहीं चली, सब की सब सुपर फ्लॉप है। यानी कि जानवी कपूर का यह रिकॉर्ड बन चुका है कि अगर वो किसी फिल्म में है तो उसका डिसास्टर होना तय है, गारंटी है, उसको कोई बचा नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये 27.5 करोड़ रुपए बिजनेस भी बहुत बड़ा बिजनेस है सिद्धार्थ की फिल्म का, और मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही है। लोग सिद्धार्थ की फिल्म को देखने क्यों गए, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। एक्चुअली इस फिल्म की ओपनिंग होनी चाहिए थी 1 से 1.5 करोड़ रुपए। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होना चाहिए था मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए। लेकिन लोग इस फिल्म को क्यों देखने गए और क्यों इस फिल्म ने इतना ज्यादा बिजनेस कर लिया, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। ये बात मैं मानता हूं कि अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे फ्लॉप एक्टर की फिल्म का 30-40 करोड़ रुपए बिजनेस होता है तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। एक तरह से ये माना जाए कि ये फिल्म हिट है। ये अलग बात है कि ये फिल्म बहुत महंगी बनी थी। एक्चुअली सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 10 करोड़ रुपए के ऊपर बननी ही नहीं चाहिए, और अगर उसकी फिल्म 10 करोड़ रुपए के ऊपर नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है फिर प्रॉफिट ही होगा। जो लड़के लड़कियां बॉलीवुड में इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, उन लड़के लड़कियों में केआरके का कितना खौफ है, जरा ये वीडियो देख लीजिए। मेरा स्ट्रगल ये नहीं कि मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ या फिर ऐसे एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता, ये नहीं भाई, मेरा उससे आगे का है। मान लो बाय चांस मेरे को काम वाम मिलने लग गया और मैं हीरो बन गया और मेरी मूवी आ रही है, मेरा डर ये है कि मेरी मूवी का रिव्यू केआरके ना कर दे कि इस लुक्खे को भाई साहब किसने हीरो बना दिया। भाई साहब जरा तो एक बार सोच ले। मेरा ये डर है, मैं नहीं चाहता अपने लिए लुक का सुनना भाई। वैसे तो नॉर्मल शब्द है, पर जो केआरके बोलता है ना इसको, इस लुक्खे को किसने बना दिया हीरो, भाई साहब अरे जरा तो शर्म सोच ले। मेरा डर ये है भाई केआरके भाई माफी भाई केआरके भाई। मतलब इन लड़के लड़कियों का ऐसा मानना है कि भाई अगर एक दिन ये एक्टर बन भी गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाला करे कि केआरके इनकी फिल्म का रिव्यू ना करे, क्योंकि अगर केआरके इनकी फिल्म का रिव्यू करेगा
तो फिर मजा ही आ जाएगा, आपको तो पता ही है। ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जितने भी भोजपुरी एक्टर हैं एक नंबर के बेशरम हैं, एक नंबर के घटिया हैं, एक नंबर के वाहियात हैं। उसकी वजह यह है कि सब के सब अनपढ़ हैं। ये कैसे हीरो बने, कैसे एक्टर बने, मेरी समझ से बाहर की बात है। जैसे कि खेसारी लाल है, वो हीरो बनने से पहले भाई साहब दूध बेचा करता था। जैसे कि पवन है, ये हीरो बनने से पहले रिक्शा चलाया करता था। तो अगर एक आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं है, एक आदमी की एजुकेशन ही नहीं है, एक आदमी अनपढ़ गंवार है, तो जाहिर सी बात है तमीज नाम की चीज तो उसमें हो ही नहीं सकती, और वही इनमें नहीं है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कि 2-3 दिन पहले ही पवन ने एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के कहां छुआ था, कैसे छुआ था, गंदी नजरों से उसको देखा था। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक ये लड़की बिहार की नहीं है बल्कि हरियाणा की है, और अब इस लड़की ने एक वीडियो रिलीज किया है और उस बारे में बात की है और बताया है कि पवन ने कितनी घटिया हरकत की थी। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना, तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। तो पवन घटिया इंसान की घटिया हरकत करने की वजह से इस लड़की ने ये डिसाइड किया है कि अब ये आगे कभी भी भोजपुरी फिल्मों में काम नहीं करेगी। एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने खेसारी लाल के साथ कई फिल्में की है, वो खेसारी लाल के बारे में क्या बता रही है जरा सुन लीजिए। जैसे कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में? यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। और ये दोनों लड़कियां जो भोजपुरी एक्टरों के बारे में बता रही है वो पहली और आखिरी बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां बता चुकी है कि ये कितने घटिया इंसान हैं, और आने वाले वक्त में भी ये ऐसा ही करते रहेंगे। आने वाले वक्त में भी लड़कियां बताती रहेंगी कि ये कितने घटिया लोग हैं। मेरी समझ में नहीं आता, मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात कि इन घटिया लोगों पर FIR क्यों नहीं होती। जो बिहार की पुलिस है वो इन घटिया लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेती। आने वाले फ्राइडे को टाइगर की फिल्म रिलीज हो रही है बागी 4। इस फिल्म का एक और गाना ये मेरा हुस्न आज रिलीज हुआ है। इस गाने को फिल्माया गया है हरनाथ संधू पर। गाना बढ़िया है, बड़े स्केल पर शूट किया गया है, कोरियोग्राफी भी अच्छी है और लड़की भी अच्छी दिख रही है। जो 3-4 गाने पहले रिलीज हुए थे वो भी अच्छे हैं। इसका मतलब यह है कि फिल्म का म्यूजिक बढ़िया है, यह म्यूजिक फिल्म को सपोर्ट करेगा। बॉलीवुड में जब कोई प्रोड्यूसर बनता है तो उसको किसी ना किसी संस्था का मेंबर बनना पड़ता है, यानी कि जो निर्माता हैं उनकी काफी सारी संस्थाएं हैं मुंबई में। उन्हीं में से एक है IFTPC। इस संस्था ने एक ऑफिशियल लेटर रिलीज किया है और उसमें कहा है कि ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिटिक्स हैं जो निर्माताओं को परेशान कर रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं, और अब यह संस्था उन सभी क्रिटिक्स के खिलाफ एक्शन लेगी अगर वो किसी भी निर्माता को परेशान करेंगे तो। इस संस्था के इस लेटर से यह क्लियर हो जाता है कि जो लोग भी इस संस्था को चला रहे हैं उनको बॉलीवुड के बारे में ABCD कुछ भी पता नहीं है, वो एक नंबर के लुक्खे हैं। क्योंकि अगर इनको बॉलीवुड के बारे में 10% भी पता होता तो ये ऐसा लेटर ऑफिशियल नहीं करते जो इन्होंने किया है। तो मैं इस संस्था के लोगों से पहले ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब ये जो क्रिटिक्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कहां से आए हैं? इनको ये किसने बताया है कि इनके कहने से ही फिल्में चलती है? ये कहते हैं तो पब्लिक फिल्म देखती है, नहीं तो नहीं देखती। ये वो क्रिटिक्स इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुंबई में रहते भी नहीं है, 2-4 कलकत्ता में रहते हैं, 2-3 बिहार में रहते हैं, 2-4 यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। तो उनको ये किसने बताया कि अगर वो किसी फिल्म के बारे में अच्छा कहेंगे तो ही फिल्म चलेगी? इन लोगों का मुंबई से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो फिल्मों के शौकीन थे और ये अपने घर पर बैठकर ट्वीट्स कर रहे थे या वीडियो बना रहे थे कि भाई ये फिल्म अच्छी है, ये फिल्म अच्छी नहीं है, दैट्स इट। और इनके कहने से किसी भी फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनके कहने से इनके पड़ोसी भी किसी फिल्म को नहीं देखते थे और आज भी नहीं देखते। जैसे कि मैं जानता हूं कि एक कलकत्ता का क्रिटिक है, उसकी चाय की दुकान थी, समोसे बेचा करता था,
आज वो क्रिटिक है। और आज की तारीख में कलकत्ता का एक ऐसा भी क्रिटिक है जो कुछ समय पहले तक एक थिएटर में टिकट्स बेचा करता था। और कलकत्ता, दिल्ली, यूपी, बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुंबई में एक क्रिटिक है जो कुछ समय पहले तक एक थिएटर पर सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, लेकिन आज वो क्रिटिक है। एक कोई क्रिटिक है जो कुछ समय पहले तक रिक्शा चलाया करता था, लेकिन वो हर फिल्म देखता था और हर फिल्म के बारे में अपनी राय दिया करता था। आज की तारीख में वो भी क्रिटिक है। तो इन लोगों को क्रिटिक्स किसने बनाया? इन लोगों को किसने बताया कि क्रिटिक्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं? निर्माताओं ने। जब मुंबई में कोई भी निर्माता अपनी फिल्म का टीजर या ट्रेलर रिलीज करता है तो इन सभी को फ्लाइट्स के टिकट्स भेजे जाते हैं, इनको मुंबई बुलाया जाता है, मुंबई में इनको होटल भी दिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि आप इस फिल्म के बारे में अच्छा कहिए, आप कहिए कि टीजर ये ट्रेलर बहुत ही कमाल का है, ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, और इसके बदले में उन लोगों को कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो इस बीमारी को शुरू करने वाला कौन है? निर्माता। और जिस दिन कोई फिल्म रिलीज होती है उसी दिन निर्माता एक पोस्टर बनाता है, उस पोस्टर पर इन सभी क्रिटिक्स के, इन्फ्लुएंसर्स के नाम होते हैं और इनके 4-5 स्टार होते हैं, क्योंकि ये वो क्रिटिक्स हैं जिनको ये भी नहीं पता कि बेर की किधर होती है, लेकिन ये हर फिल्म का रिव्यू करते हैं, हर फिल्म को 4-5 स्टार देते हैं, वो कितनी भी घटिया फिल्म हो, और वो 4-5 स्टार भी इसलिए देते हैं क्योंकि निर्माता इनको पैसे देता है। और फिर निर्माता खुद ही एक पोस्टर बनाता है, इनका नाम वहां डालता है और दुनिया को बताता है कि देखो इन सभी क्रिटिक्स ने मेरी फिल्म को मास्टरपीस कहा है। तो गलती किसकी हुई? निर्माता की। क्रिटिक्स की कैसे गलती हुई भाई साहब? क्रिटिक्स को तो आप अपना माई बाप बना रहे हो, खुद ही बना रहे हो ना। अगर एक लुक्खा आदमी कलकत्ता में अपनी चाय की दुकान पर बैठकर फिल्मों के बारे में कुछ कह रहा था और उसको आपने बताया कि आप तो बहुत बड़े क्रिटिक बन चुके हो, आप मुंबई आइए, हमारी फिल्म का प्रमोशन कीजिए, 2 फिल्मों के लिए आपने उसको पैसे दिए, तीसरी फिल्म के लिए आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो तो आपको गालियां देगा, क्योंकि आप तो उसको लत लगा चुके हो, आप तो उसके मुंह को खून लगा चुके हो, तो अब रोना किस बात का है? और यह भी समझ लीजिए कि निर्माता को चूतिया कौन बनाता है? निर्माता को चूतिया बनाता है पीआरओ और फिल्म का मार्केटिंग करने वाला, क्योंकि उसको पैसे खाने होते हैं। तो वो पीआरओ और मार्केटिंग करने वाले निर्माता को बताते हैं कि देखिए ये बिहार के 4 क्रिटिक्स हैं, ये कलकत्ता के 4 क्रिटिक्स हैं, ये दिल्ली के 3 क्रिटिक्स हैं, इनको अगर हम पैसे देंगे, ये फिल्म का प्रमोशन करेंगे, ये फिल्म के बारे में अच्छा कहेंगे, तभी आपकी फिल्म चलेगी, नहीं तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। और क्योंकि उस निर्माता ने एक चूतिया फिल्म बनाई हुई है जिसको कुत्ता भी देखने वाला नहीं है, लेकिन उसको अपनी फिल्म को चलाना है, हिट बताना है, तो जाहिर सी बात है वो पैसे देता है इन क्रिटिक्स को कि हाँ ठीक है आप मेरी फिल्म के बारे में अच्छा कहिए। हालांकि इन क्रिटिक्स के कहने से इनके घर वाले भी उस फिल्म को नहीं देखते, तो जाहिर सी बात है फिल्म तो फ्लॉप ही होती है। तो हकीकत यह है कि यह बीमारी पैदा की है निर्माताओं ने। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ दिनों पहले हंगामा ने ऑफिशियल ट्वीट किया था और कहा था कि कलकत्ता के 2 क्रिटिक्स हैं, अगर वो किसी भी फिल्म का प्रमोशन करेंगे तो हम उस फिल्म से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, हम उस फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे। 1 हफ्ते के बाद ही कलकत्ता वाले भी एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे और ये हंगामा वाले भी उसी फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? क्या वजह थी? वजह यह थी कि हंगामा हर फिल्म का मीडिया नेट करता है, 25 से 50 लाख रुपए लेता है और हर वाहियात फिल्म को 3 से 4 स्टार देता है। और जो फिल्म का निर्माता था, जब उसने हंगामा से यह कहा होगा कि भाई साहब आपको मेरी फिल्म का प्रमोशन करना है तो कीजिए, नहीं करना है आपकी मर्जी, मैं तो सबके साथ काम करूंगा, तो हंगामा के पास क्या चारा था सिवाय इसके कि हामी भरने के? क्योंकि अगर हंगामा उस फिल्म का प्रमोशन नहीं करता तो 25 से 50 लाख रुपए चले जाते। तो हकीकत यह है कि इस बीमारी को निर्माता ही बॉलीवुड में लेकर आए हैं। निर्माताओं की औकात नहीं है इस बीमारी को खत्म करने की, क्योंकि निर्माता लालची हैं और एक कहावत है कि जहां लालची हो वहां ठग भूखा नहीं मरता भाई साहब। तो निर्माता लालची है और ये जो क्रिटिक्स है ये ठग्स है। तो ये बीमारी खत्म हो ही नहीं सकती, कोई रास्ता नहीं है। अगर IFTPC वाले वाकई इस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं तो पहले उनको अपने निर्माताओं से कहना पड़ेगा कि भाई साहब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या क्रिटिक को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप ये जो पोस्टर बनाते हो ये पोस्टर नहीं बनाएंगे, आप इन क्रिटिक्स के नाम नहीं डालेंगे उस पोस्टर पर 4-5 स्टार्स के साथ, आप इन क्रिटिक्स को एक सिंगल पैनी नहीं देंगे, आप इन क्रिटिक्स को अपने किसी भी इवेंट में नहीं बुलाएंगे। अगर निर्माता इन लोगों को 1 महीने के लिए नहीं बुलाएंगे तो अपने आप ये बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो निर्माता है वो लालची है।
तो जाहिर सी बात है उसका लालच खत्म नहीं हो सकता। तो भले ही कोई भी संस्था कुछ भी कहे, निर्माता जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। निर्माता जैसे पैसे बांटते आ रहे हैं वैसे ही पैसे बांटेंगे। निर्माता जैसे लुटते आ रहे हैं वैसे ही लुटेंगे। यह बीमारी खत्म नहीं हो सकती। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो निर्माताओं की मां बहन करेंगे, उनको जरूर लूटेंगे। बिग बॉस चालू हो गया है। होस्ट कौन कर रहा है? वही बुढ़ऊ भाई जो हमेशा किया करता है। और इस बिग बॉस में एक कॉमेडियन भी है जिसने बिग बॉस में आने से पहले सलमान को खूब भर भर के गालियां दी हुई है। सलमान खान के बारे में खूब बुरा भला कहा हुआ है। बिग बॉस का फिनाले हुआ और बिग बॉस के फिनाले में ना अक्षय कुमार आया था। और अक्षय कुमार एक्चुअली ना सलमान का उसने वेट किया 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक कुछ, और सलमान आया ही नहीं। फिर अक्षय कुमार भड़क गया और वो चला गया। मुझे लग रहा है कि भाई ठीक है, सलमान को दोष मत दो, क्योंकि सलमान लेट आएगा चलेगा, क्योंकि सलमान जब घाई करता है तो कोई और लेट हो जाता है। और बाद में पता चला अक्षय कुमार क्यों गया था, पता है? वो जॉली एलएलबी का कुछ स्क्रीनिंग था। और जॉली एलएलबी फन फैक्ट ये है कि उसका फर्स्ट पार्ट का प्लॉट ये था कि एक अमीर आदमी गरीबों पे गाड़ी चढ़ा देता है और फिर बच भी जाता है। तो मुझे लग रहा है पार्ट 3 का प्लॉट ये रहेगा कि वो किसी जानवर को मार देता है, फिर उसकी बंदी किसी और से शादी कर लेती है। तो जिस दिन इस कॉमेडियन की एंट्री हुई थी उस दिन तो सलमान को पता नहीं था कि इसने उसके बारे में क्या क्या कहा है। तो जाहिर सी बात है उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। लेकिन फिर इसको किसी ने बताया होगा कि भाई इसने तो आपको बहुत गालियां दी हुई है। तो इस वीकेंड के वार पे सलमान ने उस कॉमेडियन से कहा कि भाई साहब आपने मुझे बहुत गालियां दी हुई है, मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर आपका भला होता है मुझे गालियां देकर तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। मुझे पता है कि आपने मुझ पे क्या क्या बोला है जो कि सही नहीं। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको यह लगता है कि यह आदमी ऐसा है कि इसको कोई गालियां दे, इसके बारे में बुरा भला कहे और ये चुपचाप बैठ जाए, उसको कुछ ना कहे? तो एक्चुअली हकीकत यह है कि बुढ़ऊ की अच्छाई नहीं है, बुढ़ऊ की मजबूरी है। बुढ़ऊ की औकात ही नहीं है कि किसी हिंदू लड़के के खिलाफ ये कुछ बोल सके। अगर आपको याद हो तो एल्विश यादव ने भी इसकी खूब भर भर के मां बहन की हुई थी, इसको खूब गालियां दी हुई थी। उसके बाद एल्विश यादव बिग बॉस में आया, बिग बॉस के स्टेज पर भी आया, वहां ये हंस हंस कर उससे गले मिला, वहां इसने उसको अपना भाई बताया क्योंकि इसकी फटी हुई थी। सलमान को पता था कि इसकी औकात नहीं है कि एल्विश के बारे में कुछ कह सके। यही बात तब हुई जब अश्नीर ग्रोवर बिग बॉस पर आया, उसने भी इसके बारे में खूब बुरा भला कहा हुआ था। उसको भी इसने यही कहा कि भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो। इससे आगे ये उसको कुछ कह नहीं सका क्योंकि इसको पता था कि इसकी औकात नहीं है उसको कुछ कहने की। अब जो लड़का बिग बॉस के घर में है, जाहिर सी बात है उसको भी इसने यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, आप मुझे गालियां देते हो तो दे दो, क्योंकि इसको पता है कि इसकी औकात ही नहीं है उसके बारे में कुछ कहने की, ये उसको कुछ कह ही नहीं सकता। और बिश्नोई ने इसकी कैसी रेल बनाई हुई है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, उससे इसकी कितनी फटती है ये आपको पता है। जो सिकंदर का डायरेक्टर है वो ऑफिशियली बता चुका है कि ये आदमी बाहर शूट नहीं करता। जब ये शूटिंग के लिए आता है तो 100-150 गार्ड्स इसके साथ होते हैं और सिर्फ इंडोर ही शूटिंग करता है, आउटडोर इसकी हिम्मत नहीं है शूटिंग करने की। बिश्नोई से इसको डर लगता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़का इसके बारे में ऐसा कुछ कहते भाई साहब तो ये अपनी फुल पावर दिखाएगा, ये उसका जीना हराम कर देगा, शायद उसको मुंबई में भी नहीं रहने देगा। अगर आपको याद हो तो बिग बॉस के एक सीजन में जुबैर खान आया था, उसने कुछ कह दिया था, इसको कुछ कहा भी नहीं था, अपने साथी घर वालों को कुछ कहा था। भाई साहब इसने स्टेज पर आकर कहा था कि तुझे बताऊं क्या, अभी घर में आऊं क्या। भाई साहब उस लड़के की जिंदगी इसने हराम कर दी थी। उस लड़के को फेक केस में 3 महीने जेल रखा। वो लड़का जेल में था, बाहर उसकी मां की मौत हो गई। ये वो आदमी है। और जब मैंने इसकी वाहियात फिल्मों को वाहियात कहा, मैंने इसकी फिल्मों का सच्चा रिव्यू दिया तो ये मेरे पीछे पड़ गया। भाई साहब इसने मेरे ऊपर केस किए, और केस तो छोड़ दीजिए, इसने पूरी मुंबई पुलिस के उन ऑफिसर्स को मेरे पीछे लगा दिया जिनको ये जानता था, जिन नेताओं को ये जानता था उनको मेरे पीछे लगा दिया। और उन नेताओं ने ये किया कि मुंबई के अलग अलग थानों में मेरे खिलाफ FIR कराई। जाहिर सी बात है जब नेता पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस वाला बेचारा कुछ कर नहीं पाता। जाहिर सी बात है जब नेता कह रहा है तो पुलिस को वही करना पड़ेगा जो नेता कहेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मुंबई पुलिस के जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनको भी इसने मेरे पीछे लगा दिया था। अब जाहिर सी बात है कोई भी आदमी पुलिस के साथ तो लड़ नहीं सकता। भाई गुंडों के साथ लड़ा जा सकता है लेकिन राजनेताओं के साथ नहीं लड़ा जा सकता, पुलिस के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता। और जब मुझे बहुत ज्यादा हरेस कर दिया तो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने मुंबई छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगा तब तक ये अपनी औकात दिखाता रहेगा, कुछ ना कुछ हरकतें करता रहेगा। तो हकीकत यह है कि ये इतना अच्छा नहीं है कि कोई इसको गालियां दे और ये चुप रहे।
और उसको कुछ ना कहे। हकीकत यह है कि इसकी औकात नहीं है किसी भी हिंदू लड़के के खिलाफ कुछ बोलने की। इसकी औकात है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को अपनी दादागिरी दिखाने की, मुस्लिमों को अपनी भाईगिरी दिखाने की। मिथुन दा का बेटा है नमाशी, और नमाशी ने ऑफिशियली कहा है कि अगर बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो सब एक फैमिली है, तो बिल्कुल गलत है। बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है, बॉलीवुड एक फैमिली नहीं है, बॉलीवुड वालों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। नमाशी का कहना यह है कि बॉलीवुड वाले सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जो सक्सेसफुल है उसके सब दोस्त हैं, जो अनसक्सेसफुल है उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर से कहता हूं कि नमाशी ने जो कहा है वो बिल्कुल 100% सच है। हकीकत यही है कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है। बॉलीवुड के लोग एक दूसरे को देखकर उसी तरह जलते हैं जिस तरह कुत्ता कुत्ते को देखकर जलता है। विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई थी दिल्ली फाइल्स। दिल्ली में बीजेपी जीत गई। यही वजह है कि विवेक ने उस फिल्म का नाम चेंज कर दिया बंगाल फाइल्स। इसी फ्राइडे को यह फिल्म रिलीज होने वाली है और अब विवेक को डर लग रहा है कि शायद बंगाल की सरकार इस फिल्म को बैन कर देगी। हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स पूरे विश्व में रिलीज होने वाली है, लेकिन सबका ऐसा मानना है कि शायद पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया जाएगा। मुझे थिएटर्स वाले बता रहे हैं कि अगर बैन नहीं भी हुई तो उनके ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि इसे दिखाने की उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए वो दिखाने से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब फिल्म देशद्रोही मैंने रिलीज की तो महाराष्ट्र सरकार ने उसको बैन कर दिया था। यानी कि किसी भी राज्य सरकार के पास यह पावर है कि वो किसी फिल्म को बैन करे या ना करे। तो अगर विवेक को डर लग रहा है तो बिल्कुल सही डर लग रहा है। 99% इसकी फिल्म को बंगाल में बैन किया जाएगा। और अगर ममता सरकार बैन नहीं भी करने वाली तो मैं हाथ जोड़कर ममता सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस घटिया आदमी की इस फिल्म को 100% बैन कर दे। इस फिल्म को बंगाल में कहीं भी लगने नहीं दिया जाए। मैं आप सभी लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूं, जरा देख लीजिए। यह 2011-12 की बात है जब विवेक मुस्लिमों को बहुत ही सपोर्ट किया करता था, मस्जिदों में जाता था, भाई साहब नमाज पढ़ा करता था। विवेक ये कहा करता था कि इस्लाम से अच्छा रिलीजन दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि उस वक्त इसको ये सब करने से फायदा होता था। एक्चुअली उस वक्त ये बेचारा शाहरुख खान के घर के चक्कर काट रहा था। इसको ऐसा लगता था कि अगर ये ऐसा ड्रामा करेगा तो शाहरुख खान इसकी फिल्म कर लेगा। 2-3 साल तक इसने चक्कर काटा और शाहरुख खान ने इसको भाव नहीं दिया। जाहिर सी बात है शाहरुख ऐसे घटिया आदमी के साथ फिल्म क्यों करेगा, ऐसे घटिया डायरेक्टर के साथ काम क्यों करेगा जिसको डायरेक्शन का डी भी ना आता हो। तो जब शाहरुख, आमिर, सलमान किसी ने भी इसकी फिल्म नहीं की तो फिर इसने मुसलमानों को गालियां देनी शुरू की। और मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त 2011-12 में इसने हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान कृष्ण जी को इसने गालियां दी, भगवान राम जी को इसने गालियां दी, सीता माता को इसने गालियां दी। भाई साहब इसने किसी को नहीं छोड़ा जिसको गालियां नहीं दी। लेकिन जो पब्लिक है उसकी याददाश्त बहुत ही छोटी होती है, वो जल्दी ही बातों को भूल जाती है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक ने वो सब भुला दिया जो इसने कहा था। आज की तारीख में मुसलमानों को गालियां देता है अपने फायदे के लिए। उस वक्त ये हिंदुओं को गालियां दिया करता था अपने फायदे के लिए। तो ऐसा घटिया आदमी जो अपने फायदे के लिए किसी को भी गालियां दे सकता है, किसी के बारे में भी कुछ कह सकता है, ऐसे घटिया आदमी को किसी ने भी मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो मैं अपने सभी हिंदू भाई बहनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस घटिया आदमी के चक्कर में मत आइए। ये फ्रॉड है, ये जो भी कह रहा है झूठ कह रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इसको झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर पैसे कमाने हैं। आपको इसको सक्सेसफुल नहीं होने देना है, आपको ये बेवकूफ बना ले, आपने ऐसा काम नहीं करना है। नो एंट्री 2 बनने वाली है, ना ही उसमें अनिल कपूर है ना ही सलमान है। उस फिल्म में था दलजीत। दलजीत ने इस फिल्म को छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दलजीत के पास डेट्स नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हकीकत यह है कि दलजीत को अर्जुन कपूर के साथ काम नहीं करना। दलजीत को अच्छी तरह पता है कि अगर फिल्म में अर्जुन कपूर है तो फिल्म का डिजास्टर होना तय है। यही वजह है कि दलजीत ने बहाना बनाया है कि मेरी दूसरी फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है, यही वजह है कि मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में दलजीत ने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि अगर फिल्म में अर्जुन कपूर है तो फिल्म को कोई भी डायरेक्ट करे, कितना भी अच्छा बनाए, इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। सूखी लड़की कृति सेनन ने फिर से ड्रामा किया है, फिर से रोना रोया है। कृति ने कहा है कि भाई जो हीरो है उसको बढ़िया कार दी जाती है, उसको बढ़िया वैनिटी वैन दी जाती है, उसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, हीरोइन को ये सब नहीं मिलता। कितना ड्रामा कर रही है मैडम जी। आप क्यों मुझे मजबूर करती हो असलियत बताने पर?
आप क्यों मुझे मजबूर करती हो आपकी पोल खोलने पर? क्यों आप चुप नहीं रहती हो? आपको नहीं पता कि मैं आपको जवाब जरूर दूंगा? मुझे मैडम जी आप ये बताइए कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए सबसे पहले किसको साइन किया जाता है? लड़की को या लड़के को? हीरो को साइन किया जाता है ना। जब हीरो एक फिल्म को साइन कर लेता है तब जाकर हीरोइन को साइन किया जाता है और हीरो से पूछा जाता है कि हीरोइन किसको ले, किसको साइन करना है उस फिल्म के लिए। हीरो बताता है प्रोड्यूसर को कि इस लड़की को साइन करना है। आपको तो अच्छी तरह पता है ना कौन से हीरो ने आपको कौन सी फिल्म किस तरह से दी थी, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। तो मुझे बताइए कि जब हीरो के कहने से आपको फिल्म मिलती है तो फिर आपको उतने पैसे कैसे मिलेंगे जितने हीरो को मिलते हैं? आपको सारी फैसिलिटीज कैसे मिलेंगी जो हीरो को मिलती है? अरे भाई, किसी भी फिल्म को पब्लिक देखने जाती है हीरो के लिए। किसी भी फिल्म का पैसा रिटर्न आता है हीरो की वजह से कि उसका क्या स्टारडम है। जो फिल्म की हीरोइन होती है वो तो एक तरह से सपोर्टिंग में होती है। और कंगना जी तो बता चुकी है, ओपनली बता चुकी है, नेशनल मीडिया में बता चुकी है कि जो फिल्म की हीरोइन होती है वो हीरो की तकरीबन वाइफ ही होती है जब तक उस फिल्म की शूटिंग होती है। ये कंगना ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं मैडम जी, मुझ पे मत भड़कना। ये आप कंगना से पूछिए जो बहुत सारी फिल्में कर चुकी है। तो अगर बॉलीवुड की हकीकत यह है, इस तरह से किसी लड़की को फिल्म मिलती है, इस तरह से उस लड़की को रहना पड़ता है, तो फिर उस लड़की को उतने ही पैसे कैसे मिलेंगे जितने हीरो को मिलते हैं? ये तो बताइए मुझे। आप क्यों ड्रामा कर रही हो आप? दोस्तों, इस साल इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पंजाब में बाढ़ आ गई है। पंजाब में ना जाने कितने जानवर मर गए हैं, ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए हैं। पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार है एमी विर्क। एमी विर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। एमी ने पंजाब के 200 गांव को गोद लिया है। उनकी देखभाल एमी करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम है। मेरे ख्याल में जितने बाकी के एक्टर्स हैं उनको भी एमी की तरह काम करना चाहिए। ऐसे हालात में जब ऐसी बाढ़ आई हो, इतनी तबाही हुई हो, तो फिर जनता की सेवा करना जरूरी है। संजय लीला भंसाली की फिल्म बन रही है जिसका नाम है लव एंड वॉर। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी राजस्थान के बीकानेर में। वहां कोई लाइन प्रोड्यूसर था। उस लाइन प्रोड्यूसर ने संजय लीला भंसाली के खिलाफ FIR करा दी है। उसने SLB पर इल्जाम लगाया है कि SLB ने उसको पीटा है, उसको मारा है, उसको गालियां दी है। अब ये बात तो SLB ही बता सकता है कि क्या सच है क्या झूठ है। वाकई ही SLB ने ऐसा कुछ किया है या झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सलमान खान के फादर सलीम खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि भाई हमारे घर में बीफ नहीं खाया जाता। सलीम खान साहब ने बताया कि बीफ थोड़ा सस्ता होता है और जो मटन है वो थोड़ा महंगा होता है। तो जिनके पास पैसे नहीं होते मटन खरीदने के, वो बीफ खाते हैं। ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो हम तो हमेशा मटन ही खाते आए हैं, मटन ही खाते हैं। हमने तो कभी ना बीफ खाया है और ना आगे कभी खाएंगे। मैं सलीम खान साहब की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं और 100% कंफर्म करता हूं कि बिल्कुल सही है। वही लोग बीफ खरीदते हैं, वही लोग बीफ खाते हैं जिनके पास पैसे नहीं है मटन खरीदने के। जो लोग मटन चिकन खरीद सकते हैं, मटन चिकन खाना अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग बीफ नहीं खाते। हाँ, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि रणबीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बीफ का बहुत शौकीन है। वो पाया खाता है, निहारी खाता है और बीफ भी खाता है। हो सकता है रणबीर की फैमिली में पहले से ही बीफ खाया जाता हो, यही वजह है कि उसको बीफ खाने की आदत है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। भाई साहब, कपिल शर्मा के शो पर कपिल शर्मा की बेइज्जती हो गई। एक्चुअली शूटिंग चल रही थी, एपिसोड शूट किया जा रहा था और इसी बीच में कहीं कुछ शैम्पू का सीक्वेंस आया। तो गुत्थी ने वो शैम्पू कपिल को दिया और कपिल से कहा कि भाई अब तू तो टकला है, तुझे शैम्पू की क्या जरूरत है। वो उसके मुंह से निकल गया और जैसे ही मुंह से निकला तो कपिल ने उससे कहा कि यार ये तो तुम गलत कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। और वहीं गुत्थी ने कपिल से कहा कि भाई साहब सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। एक्चुअली गुत्थी तो कपिल को उसके घर में बिना विक के देखता ही है, तो उसको तो पता ही है कि ये टकला है, तो जाहिर सी बात है उसके मुंह से वो निकल गया। अब हो सकता है कपिल इस बात से बहुत नाराज हो जाए, आने वाले वक्त में गुत्थी को शो से निकाल भी दे। लेकिन मैं कपिल से कहना चाहूंगा कि भाई साहब अगर आप टकले हो तो हो। अरे यार, आप रजनीकांत साहब को देखो, टकले घूमते हैं, जब शूटिंग करते हैं विग लगा लेते हैं। तो भाई साहब आप टकले हो तो टकले घूमो ना, दिक्कत क्या है। जब आप शूटिंग करते हो तो विग पहन ही लेते हो, बात ही खत्म हो गई। सूरज बरजात्या वो डायरेक्टर है जिसने सलमान को लॉन्च किया था। बहुत ही कमाल का डायरेक्टर था अपने वक्त में। अब तो नहीं है, जाहिर सी बात है, हर आदमी का एक वक्त होता है।
अब सूरज जी ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बताया है कि सलमान खान गलत फिल्में चूज कर रहा है। सलमान खान को अपनी उम्र के हिसाब से रोल को चूज करना चाहिए। सूरज जी, जो बात आज आप कह रहे हो, मैं पिछले 5 साल से यही बात कहता आ रहा हूं कि हर एक्टर को अपनी उम्र के हिसाब से रोल चूज करना चाहिए। 60 साल की उम्र में 30 साल का लड़का कोई भी एक्टर नहीं बन सकता। जो हिंदी फिल्में देखने वाले दर्शक हैं वो किसी भी 60 साल के आदमी को 30 साल के लड़के के रोल में नहीं देख सकते। जब तक सलमान 30-35 साल का लड़का बनकर आता रहेगा तब तक फिल्म फ्लॉप होती रहेगी, फिल्म नहीं चलने वाली। सलमान 60 साल का हो गया है, अब उसको बाप का रोल करना चाहिए, दादा का रोल करना चाहिए। ये 2 ही रोल उसके लिए बचे हैं, कोई दूसरा रोल उसके लिए फिट नहीं है आज की तारीख में। कमिंग फ्राइडे टाइगर की फिल्म बागी 4 रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की आज एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और बढ़िया एडवांस हो रही है। अभी वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन बाकी है। अगले 2 दिन में कैसी एडवांस होगी उसी से पता चलेगा कि पहले दिन का बिजनेस क्या होगा। महापनौती महाफ्लॉप जानवी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उसको नॉर्थ इंडियन लड़के से शादी नहीं करनी, उसको साउथ इंडियन लड़के से ही शादी करनी है और उसको साउथ इंडिया में अपनी मां के घर पर ही शादी करनी है और उसके बाद उसको 3 बच्चे चाहिए, क्योंकि अगर 2 लड़ेंगे तो कम से कम तीसरा उनको छुड़ा देगा। वैसे मेरे ख्याल में जानवी का प्लान बिल्कुल सही है, क्योंकि हीरोइन तो ये बन नहीं सकती, फिल्में तो इसकी कभी चलने वाली है नहीं। तो बेहतर यही है मैडम जी कि शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, घर पे रहो, ऐश करो, बात खत्म। एक बहुत अच्छी खबर आई है, हालांकि ये बॉलीवुड की खबर नहीं है, लेकिन ये खबर आपकी और मेरी है, हम सभी की है। तो इस खबर के बारे में आपको जानना ही चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है तब से सुनता आ रहा हूं कि स्विस बैंक्स में इंडिया के बहुत सारे लोगों का काला धन है और कोई ना कोई नेता ये बात कहता ही रहता है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, मैं सभी की बात कर रहा हूं। कोई ना कोई नेता ये कहता ही रहता है कि वो काला धन वापसी लाया जाएगा और इंडिया में डेवलपमेंट किया जाएगा। और किसी भी नेता की इस बात को सुनकर पब्लिक भी उत्साहित हो जाती है, पब्लिक को भी यकीन हो जाता है कि हाँ भाई काला धन आएगा। अब सरकार ने एक नया कानून बनाया है और उस कानून के मुताबिक अगर किसी का विदेश में काला धन है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कोई क्राइम नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो काला धन बाहर है वो जिसका भी है, नेताओं का ही है, जाहिर सी बात है, आपका या मेरा तो नहीं है। जो आम लोग हैं उनका तो काला धन नहीं है, वो नेताओं का ही है। और नेताओं ने वो कहां से इकट्ठा किया? नेताओं ने देश को लूटा है, तब उनके पास वो काला धन आया है। तो वो काला धन किसका है? हकीकत में आपका, मेरा, पब्लिक का है। तो जाहिर सी बात है सभी नेताओं ने ये कानून बना लिया है कि भाई साहब जिसका भी काला धन है उसने कुछ गलत काम नहीं किया, उस पर कोई केस नहीं होगा। यानी कि नेताओं ने खुद ही कानून बनाकर अपने आप को बचा लिया है। बढ़िया किया भाई साहब, बहुत अच्छा किया। पब्लिक के साथ यही होना चाहिए, लेकिन पब्लिक को भी इससे फायदा हुआ है। अब कोई नेता पब्लिक के सामने आकर यह नहीं कहेगा कि वो जो काला धन बाहर पड़ा है वो मैं लाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब काला धन आएगा ही नहीं। भाई जब कुछ क्राइम ही नहीं किया, कुछ गलत ही नहीं किया, तो बात ही खत्म हो गई। वो काला धन रहा कैसे? काला धन तो रहा ही नहीं, वो तो व्हाइट हो चुका है। जब जिसका वो काला धन है उसने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। बढ़िया है भाई साहब। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।